जो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फार्मा स्पिरिट की एक नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है वो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के सिलेबस को इजी कैसे बनाया जाए। मतलब किसी की समझ में नहीं आ रहा है कुछ कि कहाँ से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आपको गाइस कुछ भी नहीं करना है। ऐसी जो वीडियोस हैं मेरे चैनल पे आती रहती हैं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो में सबसे पहले हमको ध्यान देना है। मेन चीज़ आपको ये चेक करना है सबसे पहले कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है। ओके, ये चेक करना है सबसे पहले। बाकी सब्जेक्ट कोई भी हो, सबसे पहले आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा आपके HAP, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। HAP HAP आपको पढ़ना ही पड़ेगा इस ये आपको 100% पढ़ना पड़ेगा और इसको पढ़ना पड़ेगा आपको डीपली। सॉरी, डीपली पढ़ना पड़ेगा आपको ये। ओके, ये आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जो HAP से कनेक्टेड सब्जेक्ट हैं वो सबसे पहला है फार्माकोलॉजी। ओके, फार्माकोलॉजी पहला सब्जेक्ट। दूसरा फार्माकोथेराप्यूटिक्स। थर्ड जो सब्जेक्ट है वो है आपका बायोकेमिस्ट्री। ओके, फोर्थ मतलब इससे रिलेटेड सारे ही सब्जेक्ट हैं, कुछ सब्जेक्ट थ्योरेटिकल हैं उनको छोड़ के। बाकी ये तीन सब्जेक्ट तो मेन है जो कि HAP के रिगार्डिंग आते हैं। क्यों इसका ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ गाइस। HAP में हम पढ़ते हैं ऑर्गन्स के बारे में, सेल्स के बारे में, टिश्यूज़ के बारे में। और कहीं ना कहीं फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री में हमको यही मतलब पढ़ना पड़ता है आगे जाके कि क्या है इसमें। मतलब मान लो फार्माकोलॉजी में हमको ड्रग के बारे में पढ़ना है, तो ड्रग हमारा जो है कौन से रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रहा है, कौन से सेल या टिश्यू या फिर किस ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है, वो हम इसमें पढ़। अब जैसे मान लीजिए आपको फार्मा थेरेप्टिक्स में आपको पढ़ना है डिजीज मैनेजमेंट के बारे में। तो डिजीज मैनेजमेंट के बारे में आपको अगर पढ़ना है तो आपको ये पता होना चाहिए डिजीज कैसे, कहाँ से निकल रही है, कैसे बन रही है, कौन सा सेल या टिश्यू कौन सा इससे इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से ये जो है डिजीज बन रही है। बायोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ता है कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना पड़ता है, और कार्बोहाइड्रेट कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ये सब आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। RNA DNA के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि यहाँ HAP में पहले ही पढ़ा दिया जाता है सेल्स के रिगार्डिंग। तो ये HAP जो है ये आपको डीपली ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, दूसरा दूसरा आपको क्या पढ़ना है, फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स आपको क्यों पढ़ना है, क्यों तो कह ही नहीं सकता, पढ़ना ही है। फार्मास्यूटिक्स से इजी सब्जेक्ट मेरे को कोई नहीं लगता। हालांकि इससे हार्ड भी सब्जेक्ट कोई नहीं है। ओके, इससे हार्ड भी सब्जेक्ट कोई नहीं है। फार्माकोलॉजी के बाद मैं अगर किसी सब्जेक्ट को हार्ड मानता हूँ तो वो फार्मास्यूटिक्स को मानता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ओके, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स सबसे ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो क्वेश्चंस भी डीपली बनते हैं फार्मास्यूटिक्स से। टैबलेट से क्वेश्चन ऐसे ऐसे आएंगे जो आपने डी फार्मा में पढ़ा नहीं होगा। ओके, तो आपको जो पढ़ना है फार्मास्यूटिक्स को डीपली पढ़ना है, ठीक है। टैबलेट के बारे में पढ़ रहे हो तो टैबलेट के टाइप्स के बारे में पढ़ो, और उसकी कोटिंग के बारे में पढ़ो, उसके डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ो, उसकी मशीन मशीन जो है उसके पार्ट्स के रिगार्डिंग पढ़ो। एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कैप्सूल के बारे में पढ़ो, कैप्सूल कैसे बनना है, कौन से टाइप, कितने टाइप की जिलेटिन होती है, जिलेट बॉडी और कैप क्या होता है। ओके, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। कितने टाइप के कैप्सूल्स होते हैं, ये सब आपको जो है फार्मास्यूटिक्स में पढ़ना होगा। ओके, तीसरा सब्जेक्ट है आपका कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चौथा सब्जेक्ट हॉस्पिटल एंड HACP, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे और फार्माकोलॉजी से इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, HACP से और फार्माकोलॉजी से, हाँ, और फार्मास्यूटिक्स से। ये तीन सब्जेक्ट तो मेन सब्जेक्ट हैं। मान लो कोई अगर किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं मानता हूँ कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन तो इन्हीं तीन सब्जेक्ट से आएंगे, HACP, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी। और अगर ये 50 से 55 ही हो जाए तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्यों, HACP और फार्मास्यूटिक्स है, ये दोनों को रिलेट करते हैं एक दूसरे को। एक तरीके से देखा जाए तो मैं तो रिलेट करके पढ़ लेता हूँ, और मेरे को भी नहीं पता पड़ता मैं कैसे ऐसे रिलेट कर लेता हूँ, लेकिन हाँ कर लेता हूँ। ये सब की ट्रिक्स होती हैं। और फार्माकोलॉजी को मैं HACP से कनेक्ट कर सकता हूँ। कुछ से ऐसे आ जाते हैं जैसे तुम्हारे
बायोकेमिकल वेस्ट्स के बारे में फार्माकोलॉजी में, टॉक्सिकोलॉजी के बारे में फार्माकोलॉजी में पढ़ाया था, तो HACP में टॉक्सिकोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ऐसे में इसको करेक्ट कर लेता हूँ। और बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़ना है। अब आप समझ रहे होंगे बायोकेमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है वो एक ही सब्जेक्ट नहीं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में आपको सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री में आपको सॉल्ट्स के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना कि कौन सा सॉल्ट्स क्या कर रहा है। आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और एंजाइम्स, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आपको जो मेन फोकस करना है वो HAP पे सबसे डीपली करना है। HAP को आप फाड़ दो। HAP आपको मुंह मतलब आपकी जीभ पे रखनी रहनी चाहिए, टंग पे रखनी रहनी चाहिए कि कोई आपसे हार्ट के बारे में बोले तो आपको सब कुछ याद हो आ जाए। हार्ट के बारे में क्या क्या हो सकता है, खंखर से हो सकता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा आपको याद हो जाए, ठीक है। हार्ट के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम आपको ऐसे याद होना चाहिए, सर्कुलेटरी सिस्टम से कोरिलेट करके आप लिम्फेटिक सिस्टम को पढ़ सकते हैं। मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, कोरिलेट करके और उसको पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपको करना है। और हाल फिलहाल आपका जो एग्ज़ाम है रेलवे फार्मासिस्ट का, वो मुझे लग रहा है कि 2 महीने के अंदर हो सकता है, क्योंकि डेट चाहे कभी आ सकती है। अभी तो ग्रुप डी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, और हालांकि मेरे को लगता है ऐसा कि इसका जो एग्ज़ाम है 2 महीने के बाद हो जाएगा, ठीक है। और न्यू वैकेंसीज भी आ रही हैं, और एम्स में भी भर्ती आ चुकी हैं, ओके। तो एम्स फार्मासिस्ट की भर्ती भी आपने भरी होगी, और जो वैकेंसीज हैं वो भरी होंगी, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी। और बाकी ये HAP फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी और HACP मतलब हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इसको आप रट दीजिए। ये 4-5 सब्जेक्ट ऐसे हैं इसे आपको रट दीजिए, क्योंकि इससे 50% क्वेश्चन आते हैं। 3 सब्जेक्ट्स को मैं सबसे मेन मानता हूँ, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर एक फार्माकोग्नोसी आता है, उससे क्वेश्चन आते हैं कम से कम 10 से 12, मतलब 100 में से 10 to 12% तो उसके क्वेश्चन होंगे। फिर आपके 5 से 10% क्वेश्चन आपके फार्मेसी इन लॉ एंड एथिक्स से होंगे, 100% होंगे। बाकी जो बचा है इसमें आ जाता है आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है जो, वो तो हम फार्मास्यूटिक्स में ही गिनते हैं, तो इसको तो नहीं गिना जा सकता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और कम्युनिटी फार्मेसी और फार्माकोथेरापेटिक्स, ये जो हैं इनसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। और इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो गिने चुने आते हैं, एकदम चुने हुए क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन आते हैं। जैसे फार्माकोथेरापेटिक्स से पूछ लिया, किसी डिजीज़ के बारे में पूछ लिया, उसका क्वालिटेटिव एजेंट पूछ लिया, या इससे कम्युनिटी फार्मेसी प्रिस्क्रिप्शंस के बारे में पूछते हैं। यार जल्दी जल्दी में शब्द नहीं बोल पाता यार, टंग ट्विस्टर शब्द है प्रिस्क्रिप्शन ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा इन सब्जेक्ट्स पे, ओके। तब आप सिलेबस को एकदम ईजी समझ पाएंगे। अब आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री को समझने के लिए आपको 12th क्लास की जो केमिस्ट्री, 11th-12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, लेकिन इतना टाइम किसी पे नहीं है। तो आप यूट्यूब पे जाइए और नोमेनक्लेचर को आप पढ़ लीजिए, बस नोमेनक्लेचर पढ़ लीजिए। वहाँ से ही फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो आपकी कंप्लीट सी हो जाएगी, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा वो होते हैं आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिंग्स होती हैं, बेंजीन रिंग्स होती हैं, और जो फार्मूलाज होते हैं, ओके। तो उनकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। बाकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से इजी सब्जेक्ट भी मेरे को कोई नहीं लगा। सॉल्ट के बारे में पूछते हैं, उसके सिनोनियम्स के बारे में पूछते हैं, उसके यूज के बारे में पूछते हैं, ओके। एक बस उसमें पूछा जाता है तुम्हारा रिंग या स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कभी कभी किसी किसी उसमें एग्जाम में आ जाता है, 4 कोई नाम दे दिया, 4 स्ट्रक्चर दे दिए, तो आपको पूछेगा मतलब इसका स्ट्रक्चर कौन सा है। तो ये आपको आना चाहिए, ये नॉमेनक्लेचर से आप समझ जाएंगे ये क्या होता है, ठीक है। बाकी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप जो है अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए, ओके। तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।